दोस्तों हूथी रेबल्स का नाम आपने जरूर कहीं ना कहीं न्यूज में सुना होगा। डेली न्यूज आती है कि कई हूथीज ने रेड सी में किसी इजरायली शिप पर अटैक किया, कभी किसी इजरायली शिप को हाईजैक किया और कभी तो इजराइल पर ही अटैक कर देते हैं। इजराइल के 70,000 पैलेस्टीनियन सिविलियंस को मार देने के बाद भी जहां मैक्सिमम नेबरिंग कंट्रीज ने इस बात पर चुप्पी बनाए रखी है, वहीं पर हूथीज आज भी फलस्तीन के एक एक सिविलियन का बदला इजराइल से ले रहे हैं। उनके हैसियत में, उनके औकात में जितना भी है उस हिसाब से वो कंटिन्यूसली इजराइल से बदला लेते रहते हैं। और हूथीज का क्लियर मोटिव है कि जब तक इजराइल जेनोसाइड स्टॉप नहीं करेगा तब तक हमारी तरफ से कंटिन्यूसली इजराइल पर अटैक होते रहेंगे। जिस दिन जेनोसाइड गाजा में स्टॉप होगा उसी दिन हूथीज के अटैक्स भी इजराइल पर स्टॉप होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर पड़ोस में सभी अरब कंट्रीज में कोई भी इजराइल के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं, इनफैक्ट इतनी औकात भी नहीं है किसी में कि इजराइल पर अटैक कर दे, तो फिर ये हूथीज कौन है जो आज तक इजराइल की ईंट से ईंट बजा देते हैं? कौन है ये लोग और कहां से आए हैं और क्यों अमेरिका की मल्टीपल स्ट्राइक्स करने के बाद भी हूथीज अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? इनफैक्ट रिसेंट न्यूज आप देखो, हर रोज हूथीज रेड सी में किसी न किसी इजरायली शिप को डेफिनेटली अपना टारगेट बना ही लेते हैं। कभी उस पर मिसाइल दागते हैं तो कभी शिप को ही हाईजैक कर लेते हैं। लेकिन कौन है लोग और कहां से आए हैं ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। At least 4 people are dead and several others kidnapped after Houthi rebels sank a ship in the Red Sea. Israel has asked the United States to step back in and renew military operations against the rebels. And now it is coming under attack. Ships here are being hit by missiles. And behind all this chaos are Yemen's Houthis. في إطار الهدف نفسه من السيطرة على المنطقة كلها وهذا ما لا يمكن السكوت عنه. देखिए ये है यमन। यमन में 99% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, जिनमें से 65% सुन्नीज और 35% शिया हैं। और शिया भी वो ईरान वाले शिया नहीं है, ये एक अलग सेक्ट है जिन्हें ज़ैदीज़ कहा जाता है। इन ज़ैदीज़ के बिलीफ्स मैक्सिमम सुन्नीज के साथ ही मिलते हैं। आप ऐसे समझो कि सुन्नीज और शिया के बीच में एक इंटरमीडिएट सेक्ट है, बट कंपैरेटिवली इनके बिलीफ्स मैक्सिमम सुन्नीज के साथ ही मैच होते हैं। और यही ज़ैदीज़ यमन पर पहले से ही रूल कर रहे थे। 897 AD से 1962 तक यही ज़ैदीज़ लोग यमन पर रूल कर रहे थे। मतलब हजारों सालों से इन्हीं की गवर्नमेंट चल रही थी यमन में और पीसफुली वहाँ के सिस्टम को चला रहे थे। लेकिन 1960s में जब सऊदी अरब में ऑयल इकानमी आई, जब वहाँ पर तेल डिस्कवर हुआ तो बहुत ज़्यादा रिच हो गए पहले से, तो फिर उन्हें ऑयल इकानमी के साथ ही अपने बिलीफ्स को भी स्प्रेड करना शुरू किया। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई आइडियोलॉजी पुश करनी है, उसको स्प्रेड करनी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अपने एजेंट्स बनाने रखने हैं दूसरी कंट्रीज़ में, जहाँ आपको अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करनी है, वहाँ पर अपने मदरसे बनानी होती है, अपने इंस्टीट्यूशंस बनानी होती है, तो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। अब सऊदी अरब के पास ऑयल इकानमी आ ही गई थी, पैसों की तो उनके पास कमी नहीं थी, तो फिर उन्होंने सभी मुस्लिम कंट्रीज में अपने वहाबी बिलीफ्स को स्प्रेड करना शुरू किया। अब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में वहाबिज्म स्प्रेड हो रहा था। और दूसरी तरफ यमन आप देखो, वो तो सऊदी अरब के बगल में ही है, पूरा बॉर्डर उनका सऊदी अरब के साथ ही लगते हैं। तो इस यमन पर वहाबिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि सऊदी का इंटेंशन था कि यहाँ पर वो वहाबिज्म का बम्बार्डमेंट करके इनको भी सऊदी के साथ ही मिलाए। क्योंकि सऊदी का इंटेंशन था कि हमारा तो पड़ोस में यमन है, पूरा बॉर्डर हमारा यमन के साथ ही लगता है। अगर यमन के लोग कन्वर्ट होकर सभी वहाबी बन जाएंगे तो हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छी बात है, तो हमारा आइडियोलॉजिकल एलाई बन सकता है यमन यहाँ पर बगल में। फिर यमन सऊदी अरब की ही एक पपेट स्टेट बन जाती, क्योंकि जब आइडियोलॉजी सेम होती है और आइडियोलॉजी का लीडर होता है सऊदी अरब, तो फिर यमन भी सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में हो जाता है। तो ये सऊदी अरब का इंटेंशन था यमन के बारे में, वहां पर अपनी आइडियोलॉजी पुश करके फिर उन्हें अपने कंट्रोल में लाना चाहती थी। और दूसरी तरफ जब यूएसए ने ऑयल देखा मिडिल ईस्ट में, तो यूएसए का भी उसके बाद ही मिडिल ईस्ट में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि न्यूटन का 4th लॉ है जो लिखना भूल गया था, जहां पर ऑयल वहां पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस। तो अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस चाहता था। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कमजोर कंट्री है यमन, अगर यमन में अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यमन की एक तो ज्योग्राफी भी बढ़िया है। आप देखो, यमन के बगल में रेड सी बहता है। अगर यमन पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता तो पूरा रेड सी भी अमेरिका के ही इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जहां से पूरी दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड यही रेड सी से ही हो जाता है। अब देखो अमेरिका का कितना ज्यादा फायदा हो जाता है, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उन्हें अपनी एक पपेट गवर्नमेंट बन सकती थी। तो यहाँ पर सऊदी अरब और अमेरिका के बेनिफिट्स अलाइन हो रहे थे। सऊदी अरब भी अपनी एक पपेट गवर्नमेंट चाहता था और अमेरिका भी अपनी एक पपेट गवर्नमेंट चाहता था। तो सऊदी अरब और अमेरिका यहाँ पर दोनों साथ में काम करने लगे। इस वजह से क्या होता है कि 1962 में जो यमन में मेन गवर्नमेंट शिया ज़ैदीज़ की थी, सऊदी अरब इस ज़ैदी गवर्नमेंट को गिराकर वहाँ पर अपनी एक पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करता है। ये पपेट गवर्नमेंट सऊदी और अमेरिका के सपोर्ट से चल रही थी, क्योंकि अमेरिका और सऊदी का मैंने बोला दोनों के इंटरेस्ट यहाँ पर अलाइन हो रहे थे। तो दोनों ने मिलकर यमन की ओरिजिनल शिया ज़ैदी गवर्नमेंट को गिराकर सऊदी अपनी एक कठपुतली डिक्टेटर को इंस्टॉल करता है, जिसका नाम था अब्दुल्ला अल सालेह, जो कि सऊदी रॉयल फैमिली का अपना ये करीबी बंदा था। तो वही अब सऊदी अरब के बिहाफ पर यमन में रूल कर रहा था, वहाँ का डिक्टेटर था। अब डिक्टेटर का काम ही था अमेरिका और सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस को यहाँ पर बढ़ाना। तो जब ज़ैदीज़ ने इन वहाबीज और अमेरिकन पॉलिसीज को यमन में होते हुए देखा, तो वो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में इनसिक्योर फील करने लगे, क्योंकि गवर्नमेंट से भी पॉलिसीज वहाबिज्म के इन्फ्लुएंस में बनाती थी।
इससे जो मेन वहाँ पे शिया थे, वहाँ पे ज़ैदी थे, वो इनसिक्योर फील करने लगे क्योंकि सभी पॉलिसीज उन्हीं के अगेंस्ट में बन रही थी। और अगर वो इस वहाबी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलते, अब डेमोक्रेसी तो थी नहीं, मैंने बोला वो डिक्टेटर था अब्दुल्ला अल सालेह, तो अब्दुल्ला अल सालेह जो भी उसके अगेंस्ट कोई शिया बोलता था उसको एग्जीक्यूट ही कर लेता था। तो ये ज़ैदीज़ लोग बहुत ही खौफ में जीने लगे और जहाँ पर खौफ वहाँ पर रिवोल्ट। ज़ैदीज़ ने गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट किया और कोई आर्मड रिवोल्ट नहीं था, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई पत्थर गन तो नहीं उठाई, बल्कि ज़ैदीज़ ने अपनी एक रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी बनाई ताकि वो भी अपने इंटरेस्ट को गवर्नमेंट के सामने रख पाए। ऐसे तो गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी उनके अगेंस्ट बनाती थी, वो लोग कुछ कर नहीं पाते थे, तो इसलिए उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी बनाए जो कि अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रख सकती थी। अब इस पॉलिटिकल पार्टी के मेनली दो मोटिव्स थे, एक तो यमन में वहाबिज्म को कम करना और दूसरा अमेरिकन इंपीरियलिज्म को कम करना। अब अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये दोनों बातें एक ही थी क्योंकि असल में ये अमेरिकन इन्फ्लुएंस ही था, अमेरिका का इंपीरियलिज्म ही था जो कि वहाबिज्म के फार्म में वहां पर एस्टेब्लिश हो रहा था। तो यहाँ पर सऊदी अरब और अमेरिका दोनों एक साथ काम कर रहे थे। बार से दिख रहा था कि ये सऊदी अरब का वहाबिज्म है लेकिन अंदर से वो अमेरिकन इंपीरियलिज्म ही था। तो ज़ैदीज़ ने ये जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इनका यही मकसद था कि ये जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म वहाबिज्म के फार्म में यमन में स्प्रेड हो रहा है, इसको कम करना है, इसको स्टॉप करना। तो ये पॉलिटिकल पार्टी जिस बंदे ने बनाई उसका नाम था हुसैन अल हूथी और इसी पार्टी का नाम फिर हूथी पार्टी रखा गया जिन्हें आज हम हूथी रेबल्स कहते हैं। लेकिन हुसैन अल हूथी ने इसका एक्चुअल नाम अंसारुल्लाह रखा था, लेकिन फिर ये इसी हुसैन अल हूथी के नाम पर हूथी पार्टी के नाम से ज्यादा फेमस हो गई और आज भी इन्हें सभी लोग हूथीज़ ही कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल इनका नाम अंसारुल्लाह है। अब चूंकि यमन के नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, इनका मेन मोटिव था कि यमन को हमें स्ट्रांग बनाना है, किसी के इन्फ्लुएंस में आना नहीं है। तो इस वजह से आम लोगों का इनको सपोर्ट बहुत ज्यादा मिलता था क्योंकि यही लोग एक्चुअल में यमन की बात कर रहे थे। दूसरी जो अब्दुल्ला अल सालेह की वहाबी गवर्नमेंट थी, वो तो सऊदी अरब और अमेरिका की पैपेट थी, इस वजह से आम लोग हेल्प कर रहे थे इन्हीं हूथीज़ को। लेकिन इसके बदले अमेरिका और सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा हेल्प किया अब्दुल्ला अल सालेह की गवर्नमेंट को अपनी आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए और इस हूथी पार्टी को डिफेम करने के लिए। हूथीज़ के बारे में प्रोपेगेंडा किया जाने लगा कि ये तो ईरान के पैपेट्स हैं, ये तो ईरान की शिया आइडियोलॉजी को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये नैरेटिव बनाया आम लोगों के बीच में कि ये जो हूथीज़ हैं ये एक्चुअल में यमन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो ईरान के पैपेट्स हैं जो यहाँ पर शिया इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया कि 65% पॉपुलेशन वहाँ पर सुन्नीज़ की थी, तो इस वजह से आम लोगों में ये बहुत ज्यादा डिफेम हो गई। अब इस प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव की वजह से आम लोगों का सपोर्ट भी अब्दुल्ला अल सालेह की गवर्नमेंट को ही मिलने लगा, यानी सऊदी अरब की इस पैपेट गवर्नमेंट को। अब 2004 में अब्दुल्ला अल सालेह की गवर्नमेंट, जी जो सऊदी की पैपेट गवर्नमेंट है, ये इस हूथी पार्टी के फाउंडर हुसैन अल हूथी को मार देते हैं, जिसकी वजह से पूरे यमन में हल्ला मच जाता है। इनका मकसद था कि हुसैन अल हूथी को मार के हूथी पार्टी को दबाना चाहते थे, लेकिन उनका ये सेटअप पूरी तरह से बैकफायर कर जाता है। अभी जो लोगों का सपोर्ट अब्दुल्ला अल सालेह को मिल रहा था, जैसे ही गवर्नमेंट ने हुसैन अल हूथी को मार दिया तो लोगों का पूरा सपोर्ट, सारी सिंपैथी अब हूथीज़ की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अभी जो सपोर्ट अब्दुल्ला अल सालेह को मिल रहा था, अब वही सपोर्ट हूथीज़ को मिलने लगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये हूथीज़ कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं था, ये तो पीसफुली अपनी बात को सामने रख रहे थे। तो जब अब्दुल्ला अल सालेह ने इनके फाउंडर हुसैन अल हूथी को मार दिया तो लोग इस पर बहुत ज्यादा बढ़ गए। इनफैक्ट सुन्नीज़ भी इन हूथीज़ के सपोर्ट में आ गई कि ये तो कोई टेररिस्ट थे ही नहीं, इस वजह से अगर आपने इनको मार देना शुरू किया तो यहाँ तो सुन्नीज़ और शिया के बीच में सिविल वार फैल सकता था। इसी के साथ 2009 में अरब स्प्रिंग आ जाता है। अभी अरब स्प्रिंग क्या था इसकी हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन इतना आप समझो कि अरब के सभी लोगों ने अपने डिक्टेटर्स के खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू किया। वो चाहते थे कि अरब कंट्रीज में जहाँ भी ये डिक्टेटरशिप है ये गिर के पूरे अरब में डेमोक्रेसी आ जाए, तो इसी को अरब स्प्रिंग का नाम दे दिया गया। अब यमन में भी यही अरब स्प्रिंग आया, वहां पर भी लोगों ने अब्दुल्ला अल सालेह, वो भी डिक्टेटर ही था, उसके खिलाफ रिवोल्ट करना शुरू किया। The recent bloodshed. At least 20 people were killed in the southern city of Taiz today after government soldiers fired on them. Demonstrators are calling for the ouster of President Ali Abdullah Saleh. अब ये जो हूथीज़ है यहाँ पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा। जब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे तो हूथीज़ ने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना शुरू किया और वो भी आम लोगों के सपोर्ट में आ गए। तो अभी तक जो आम लोगों की सिर्फ सिंपैथी हूथीज़ को मिल रही थी, अब जब लोगों ने देखा कि ये हूथीज़ तो हमारे सपोर्ट में काम कर रहे हैं तो लोगों ने भी ओपनली अब हूथीज़ को सपोर्ट करना शुरू किया। जब ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गए तो 2012 में अब्दुल्ला अल सालेह अपनी कुर्सी को छोड़ के सऊदी अरब भाग जाता है। अब अब्दुल्ला अल सालेह ने जो अपनी कुर्सी पर दूसरे पैपेट को रखा वो उतना इफेक्टिव नहीं था जितना अब्दुल्ला अल सालेह था, इस वजह से 75% यमन पर हूथीज़ का ही कब्जा हो गया। और मैंने बोला आम लोगों का सपोर्ट भी इन्हीं हूथीज़ के साथ ही था और कंट्रोल होना भी इन्हीं के पास चाहिए था, क्योंकि फॉर सेंचुरीज यही तो यमन पर ओरिजिनली कंट्रोल करते थे। ये तो अभी 30-40 साल पहले ही सऊदी अरब ने अपने पैपेट को इंस्टॉल कर रखा था, इस वजह से 75% पर न सिर्फ इनका कंट्रोल है बल्कि आम लोगों का सपोर्ट भी इन्हीं हूथीज़ के साथ ही है। लेकिन अब जब सऊदी अरब ने देखा कि देखो अपने पड़ोस में ही तो हमने दुश्मन को क्रिएट किया, अभी तक तो हम चाहते थे कि अभी तक यमन 1962 तक न्यूट्रल था, ना वो सऊदी को सपोर्ट करता था ना ही वो अगेंस्ट था, इनफैक्ट ठीक ठाक फ्रेंडशिप भी थी।
अब जब सऊदी ने उनके ऊपर पूरा कंट्रोल करना चाहता है, तो इसके अपोजिट में क्या हो गया, पूरा यमन अब सऊदी अरब का दुश्मन ही बन गया। अब सऊदी अरब और यमन के बीच में कांटे का टक्कर चल रहा था, और सऊदी की जो परपेट गवर्नमेंट थी वो भी 2012 में वहां से चली गई थी। तो सऊदी अरब ने तो अपने बगल में ही सबसे बड़ा दुश्मन तैयार कर रखा था यमन। इस वजह से सऊदी अरब ने सोचा कि हम इतनी आसानी से यमन को नहीं छोड़ सकते हैं, इस पर हमें फर्दर कुछ ना कुछ स्टेप्स तो उठाने होंगे, क्योंकि इस तरह से हम अपने दुश्मन को पड़ोस में नहीं रहने दे सकते। और दूसरी तरफ जब ईरान ने देखा कि यमन तो सऊदी अरब के बगल में है, ये तो सऊदी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे, ईरान ने भी अब इनडायरेक्टली इन हूथीज को सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच में तो पहले से ही क्लैश चल रहा था। ईरान तो चाहता ही था कि सऊदी अरब के खिलाफ इसे कोई एलाई मिडल ईस्ट में मिल जाए। अब जब सऊदी अरब ने खुद ही यमन के साथ दुश्मनी मोल ली, तो ईरान ने भी इन्हीं का सपोर्ट करना शुरू किया। अब नो डाउट आइडियोलॉजी इनकी डिफरेंट है। मैंने आपको बोला कि मेन शिया जो ईरान के हैं उनके ज़ैदी शियाज के साथ आइडियोलॉजिकल बेसिक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन वही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। अब ईरान का दुश्मन था सऊदी अरब और सऊदी अरब का दुश्मन था यमन, इस वजह से ईरान और यमन के बीच में दोस्ती हो गई। तो यहाँ से सऊदी अरब का दिमाग और भी खराब हो गया। पहले तो न्यूट्रल था, फिर मेरे अगेंस्ट हो गया, अब तो ये ईरान के इन्फ्लुएंस में चला गया। इनडायरेक्टली आप समझो कि सऊदी अरब के दरवाजे के ऊपर अब ईरान का कब्जा हो चुका था, क्योंकि ईरान ने इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। वो चाहते ही थे कि सऊदी अरब के खिलाफ उन्हें कोई एलाई मिल जाए, और सऊदी अरब के बगल में ही उन्हें यमन मिल गया। तो ईरान के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, लेकिन सऊदी अरब यहाँ पर रुका नहीं, उन्हें भी कुछ अपनी तरफ से फर्दर स्टेप्स उठाने थे। इस वजह से सऊदी अरब ने यमन के ऊपर अटैक करने का फैसला किया, और ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन डिसेसिव स्टॉर्म। और सऊदी अरब ने इतना बड़ा और कोऑर्डिनेटेड अटैक किया यमन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब के पायलट्स तो दुनिया भर में फेमस हैं, सबसे ट्रेन पायलट्स तो दुनिया में सऊदी अरब के पास हैं। पायलट्स इतने बढ़िया थे कि वो फोन पर कॉन्टैक्ट कर रहे थे ग्राउंड सिग्नल के साथ। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ग्राउंड सिग्नल के पास जो मैप्स होते थे, पायलट्स के पास तो दूसरे मैप्स होते थे, उनके पास एक्यूरेट मैप तक नहीं थे यमन के, और फाइटर जेट्स को बहुत ही नीचे उड़ा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई रेडियो सिग्नल तो था नहीं। वो ग्राउंड स्टाफ के साथ मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे, और निशाना उनका इतना बढ़िया था कि वो अंदाजे के हिसाब से अटैक करते थे। मतलब पायलट को लग रहा था कि यहाँ पर हूथीस हो सकते हैं, तो वहीं पर अटैक किया। फिर वो नहीं देखते कि वहाँ पर सिविलियन मर गए या कोई हूथी मर गया। नो, उतनी इंटेलिजेंस तो सऊदीज के पास है ही नहीं। और सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने अमेरिका का सपोर्ट यहाँ पर नहीं लिया। अमेरिका को पूछे बगैर उन्होंने खुद ही यमन के ऊपर अटैक किया। तो बजाय हूथीज को डिस्ट्रॉय करने के उन्होंने हजारों लाखों बेचारे गरीब यमनियों को मार दिया, क्योंकि इन पायलट्स के पास ना ही कोई टारगेट था, ना ही कोई मैप्स थे, और ना ही कोई ट्रेनिंग थी इनकी। सिंपल से फाइटर जेट उठा के सीधा यमन के ऊपर बमबारी करना शुरू कर दी। और रेडियो सिग्नल भी मैंने बोला इनके पास थी ही नहीं, ये तो मोबाइल फोन पर ग्राउंड स्टाफ के साथ बात कर रहे थे। तो यहाँ पर बेचारे लाखों इनोसेंट यमनीज को इन्होंने मार दिया। तो सऊदी अरब का मकसद था कि अटैक करके वो वहाँ पर हूथीज को मार देंगे और फिर से अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रांग कर लेंगे, लेकिन हूथीज पर तो अटैक हुए ही नहीं। उनको तो टारगेट्स का पता ही नहीं था, उन्होंने सिविलियंस को मार दिया, जिस वजह से अब सिविलियंस ने भी हूथीज को ही सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि अब सऊदी अरब ने सीधा वहाँ के इनोसेंट सिविलियंस को मारना शुरू किया था। तो अब ईरान के सपोर्ट की हेल्प से आज 70% यमन पर हूथीज का ही कंट्रोल है, और लोगों ने हूथीज के इस कब्जे को एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि एक तो हिस्टोरिकली भी यही ज़ैदीज यमन को रूल कर रहे थे, और दूसरा अब सऊदी अरब ने वहाँ के इनोसेंट सिविलियंस को मारना शुरू किया था, जिनकी वॉइस भी अब यही हूथीज ही बन रहे थे। यही वहाँ की आम जनता को संभाल रहे हैं, उन्हें सऊदी के अटैक से बचा रहे हैं। मैं फिर से हूथीज के बेसिक इंटरेस्ट को याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो सऊदी के वहाबिज्म को काउंटर करना और अमेरिकन इंपीरियलिज्म को कम करना। अब सऊदी वहाबिज्म तो पहले ही खत्म हो गया है, जैसे मैंने आपको MBS वाले वीडियो में बोला था कि मोहम्मद बिन सलमान चाहता ही है कि वहाबिज्म कम हो जाए। और दूसरी तरफ अमेरिकन इंपीरियलिज्म वो तो आज तक है, और अमेरिकन इंपीरियलिज्म की दूसरी शक्ल अब इजराइल है। इस वजह से वो कंटिन्यूसली इजराइल के ऊपर अटैक्स करते रहते हैं। और 7 अक्टूबर के बाद अब सऊदी अरब ने भी यमन के साथ पंगा लेना छोड़ ही दिया, क्योंकि यमन के साथ लड़ना अब सऊदी अरब के लिए एक शर्म की बात थी, क्योंकि हूथीज का एक ही मोटिव है इजराइल पर अटैक करना। अब अगर सऊदी अरब ने यमन के ऊपर अटैक किया, हूथीज के ऊपर अटैक किया, तो वो तो इनडायरेक्टली यही समझा जाएगा कि सऊदी अरब अब इजराइल का तरफ कर रहे हैं, हूथीज इजराइल को अटैक कर रहे हैं और सऊदी अरब ने हूथीज को अटैक करना शुरू किया। फिर तो ओपनली सऊदी अरब इजराइल का एलाई माना जाएगा, ये तो उनके लिए शर्म की बात है। इस वजह से अब सऊदी अरब ने भी पूरा इंटरेस्ट छोड़ ही दिया यमन में, और हूथीज भी डेली इजराइल के ऊपर अटैक करते ही रहते हैं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। रेड सी में जितनी भी इजराइल की शिप्स आती है उन सब पर या तो यमन के हूथीज अटैक करते हैं या तो उनको हाईजैक करके उनसे पैसे वसूलते हैं। अभी 15 जून 2025 की बात है, हूथीज ने अभी तक का सबसे बड़ा अटैक किया है इजराइल पर, जिसमें 15 लोग ऑन स्पॉट मारे गए और 200 लोग इंजर्ड हो गए। तो अब आप हूथीज को हीरो समझो या विलन, लेकिन ये बात तो पक्की है कि ओरिजिनली यही लोग यमन को चला रहे थे, और यमन को रूल करने का भी इन्हीं को हक है, क्योंकि हिस्टोरिकली इन्होंने ही रूल किया है यमन को। और दूसरी बात, यही वो ग्रुप है जो कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि जहां पर दूसरी पावरफुल सभी अरब कंट्रीज आजकल चुप बैठी हैं पैलेस्टाइन के इशू के बारे में। अभी तो देखो आप 70,000 इनोसेंट सिविलियंस को उन्होंने शहीद कर लिया इजराइल ने। यमन के हूथीज एक अकेला ग्रुप है जो कि आज के टाइम तक इजराइल से एक सिविलियन का बदला ले रहे हैं। उनकी हैसियत में, उनके औकात में जो भी हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ आज भी वो कांटे का टक्कर ले रहे हैं। तो ये कहानी थी यमन के हूथीज की। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।